यहाँ पे देख सकते हैं लोग अपना सामान भी बेच रहे हैं। यहाँ पे कोई जो है वो एक प्रथम नागरिक के लिए है और जो पूरे देश के इन्होंने क्या कर रखी है। और जब ये गद्दी छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा विचार नहीं आएगा। अच्छा विचार तब आएगा जब अच्छे देश को मटिया मेट करना चाहते हैं। बार बार विश्व गुरु और तिरंगा नहीं फहराया। ये दोहरी नाक वाले लोग हैं। हरिशंकर परसाई नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर। मेरे पीछे देखे प्रोटेस्ट चल रहा है और मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। ये उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, चारों तरफ जो है प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और उधर आप देख सकते हैं झंडा लेके लोग उधर जा रहे हैं। और क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वे अपने जा रहे हैं उधर से। तो चलिए देखते हैं ये किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या उनकी मांगे हैं। यहाँ पे भी देखिए उधर भी प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर। तकरीबन आज यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्ट चले सभी मजदूर लोग हैं और कोई प्रवासी मजदूर है, किसी को मनरेगा के थ्रू काम नहीं मिल रहा, किसी को पैसा नहीं मिल रहा, ना जाने कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा महंगाई से भी परेशान है। महंगाई को लेकर भी लोगों ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे चर्चा की है, बताई है। और मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं उधर। ये देखिए उधर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अलग अलग यहाँ पे मीडिया वाले भी आए हैं। तो आज जो है पूरा जंतर मंतर पे ज़्यादातर जो है 4-5 संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी मजदूर हैं और मनरेगा वाले हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको समय पे पैसा नहीं मिलता। 100 दिन के काम की गारंटी होती है लेकिन 15 दिन काम कराते हैं, 15 दिन का भी इनको पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोग अपना सामान भी बेच रहे हैं। यहाँ पे कोई चप्पल की दुकान लगा के बैठा हुआ और यहाँ पे बैग्स भी बिक रहे हैं, शॉल भी बिक रहे हैं। एक तरह से यहाँ पे पूरा बाजार भी सजा रखा है। और ये जो बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनके लेके ये प्रोटेस्ट यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोटे बिक रही है, बैग है, पर्स है और बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे जो। और यहाँ पे भी देखिए इधर बातचीत भी हो रही है लोगों से। ये इधर देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, सारे के सारे महिलाएं इकट्ठे खड़ी हुई है। NFIW का प्रोटेस्ट है और मीडिया बाइट दे। मैंने बताया कि आप किस चीज़ का प्रोटेस्ट है? तो चलिए दूसरी महिला से पूछते हुए बताएंगे। ये जो प्रोटेस्ट था आप लोगों का किस चीज़ को लेके था? तो ये अभी कोई बताना नहीं चाह रहा है, अभी थोड़ी देर में उनसे पूछेंगे। चलिए यहाँ पे महिलाएं बैठी इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे किस चीज़ को लेके थे? महिला आरक्षण 33%, 50%। 50%? आरक्षण तो ऑलरेडी है ना, संसद में तो ऑलरेडी है आरक्षण महिलाओं के लिए। कहाँ पर है? कितने हैं? 33% है नहीं, कितने? 50% में हमारी मांग है, अभी 14% भी नहीं है। आप बताइए। जब हमारी आज़ादी, हमारी महिला जो है इस पूरे देश के अंदर बराबर हैं, आधी आबादी है, तो क्यों नहीं हमें दे रहे हैं? क्यों नहीं है? कम से कम 27 साल हो गए पार्लियामेंट में हमने आवाज़ उठाई है, हमारे गीता मुखर्जी ने, तो आज तक उसको लागू नहीं किया। उस वक्त हमारी 33% मांग थी, पर अब हम मांग रहे हैं 50%। अगर ये नहीं देंगे, बताइए इतने सालों से मांग पूरी हुई नहीं है तो अब हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? नहीं होगी तो हम सत्संग में घुस जाएंगे। हम महिलाएं नहीं छोड़ेंगे, हम आरक्षण लेके रहेंगे 50%। अगर नहीं देंगे हम सारे पूरे हिंदुस्तान के महिलाएं पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो भी महिलाएं तो बनी है ना, अब उनको भी तो देखो ना, सरकार फायदा दे रही है उनको भी। उठाइए आवाज को। तभी तो आते ही उन्होंने बोल दिया कि 5 बजे सुबह आरती करेंगे। वो देश जो भारत है ये एक सेकुलर स्टेट है। राष्ट्रपति भवन जो है
वो एक प्रथम नागरिक के लिए है और जो पूरे देश के सर्वोच्च सदन और बाकी सबके ऊपर है। तो वहाँ पे अगर इस तरह की बात करेंगे, वो कह रहे अंडा नहीं खाया वहाँ चलेगा, वो वहाँ पे मांस नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा। वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, प्रथम नागरिक हैं, लेकिन आते ही इस तरह के फार्मूले पास कर दिए तो इसके माने लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चल रही हैं। क्योंकि किसी संवैधानिक या सर्वोच्च पद पे निर्वाचित होने के बाद वो उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि किसी दल का। तो अभी एक मुर्मू जी के वहाँ बैठने से 50% आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी मिल गई, ऐसा नहीं है। वो नीचे से धरातल से उठती हुई दिखनी चाहिए। लेकिन आप लोग वो जो 50% मांग कर रहे हो आरक्षण की, तो उससे फायदा क्या होगा आप लोगों को? क्योंकि ऑलरेडी काम तो चल ही रहा है। क्या काम चल रहा है बता दीजिए हमको। सरकार जो काम कर रही है, जैसे मंदिर में बना रही है, बच्चा पैदा करे औरत, 9 महीने कोख में वो रखे और सारी दुख तकलीफ वो झेले, और उसके लिए नीतियां कोई और बनाएगा? उसके लिए नीतियां पुरुष बनाएंगे। उनको क्या पता औरत क्या क्या तकलीफ झेलती है। सुबह घर में सबसे पहले उठे, रात को सबसे बाद में सोए, चूल्हा चौका वो देखे, महंगाई को वो झेले, बच्चों की परवरिश को वो झेले, हर बीमारी ठिमारी, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सब वो झेले। और उसके लिए नीति और पॉलिसी बनाने की बात करें तो वो बैठे बेवड़े वो करेंगे, जो दारू भी पियेंगे, सुट्टा भी लगाएंगे, हंसी ठट्ठा भी करेंगे, और औरतों के लिए कहेंगे कि इनको तो 14 बच्चे पैदा करने चाहिए, 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। प्रधानमंत्री वो बात करेंगे हमारे लिए, वो नीतियां बनाएंगे। देश की हर वो महिला जिसको वोट देने का अधिकार है, उसको चुनाव लड़ने का भी हक है, और वो हर महिला वहाँ पे जाने की भी हकदार है, वो चाहे पढ़ी लिखी है, वो चाहे अनपढ़ है। इसीलिए हम आधी आबादी आधी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आपने बताया इतने सालों से आप इस मांग को लेकर चल रहे हो, काफी सालों से मैं भी देख रहा हूँ। 30 साल। कितना अभी तक आप लोगों को कामयाबी मिली है? देखिए, एक बार हमारे ही संगठन ने इस तरह से इस मुद्दे को उठाया था कि हर राज्य से, हर यूनिट से प्रधानमंत्री जी तक ये मांग रखी जाएगी। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। हम सब ने चिट्ठियां भेजी, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से ये जवाब गया था, विधि मंत्रालय से, कि हम पूर्ण सहमति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल पे। तब हमारा उनसे ये एक सवाल था, जो जन विरोधी कानून है, जिसको जनता नहीं चाहती है, बेशक ये कृषि कानून भी ऐसे शामिल है, तो ऐसे वो हर कानून जो जनता के विरोध में है, उसको कैसे रातों रात ये लोग पास कर लेते हैं। आधी रात को भी पार्लियामेंट खुल जाती है और आधी रात को घोषणाएं हो जाती हैं, जब जनता सो रही होती है, सुबह नोट बदल जाते हैं। तो जीएसटी लागू करना है, ये सब करना है, तो हर चीज के लिए आधी रात को संसद खुलती है, घोषणाएं हो जाती हैं। तो तब महिला आरक्षण बिल पे ही क्यों आपको सर्व सहमति की बात बार बार नजर आती है? तो उसको आप अपने घोषणा पत्रों में जब लिखते हो तो उस वादे को पूरा करो, ये सरकार से हम कहते हैं। अब यहाँ पे जंतर मंतर पे देख रहा हूँ मैं, मजदूर वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेलवे वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तो महिलाओं घर भी चलाती हो, गैस चलाती हो, सरसों का तेल भी यूज करते हो, खाने पीने का सारा सामान आपके हाथ में होता है। महंगाई इतनी बड़ी, उसको भी लेके बाबा बिल्कुल सारे मुद्दों पे मैं परसों के दिन की बात कर रही हूँ। वो जो मन की बात जोर जोर से चिल्लाते हैं, मन की बात हर बार जोर जोर से चिल्ला के बम्पू फाड़ते हैं, उनका खुद का भाई परसों यहाँ राशन डीलर्स के साथ धरने पे बैठा हुआ था, प्रोटेस्ट में बैठा हुआ था। तो जब उनका परिवार ही संतुष्ट नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि देश की हालत इन्होंने क्या कर रखी है। और जब ये गद्दी छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई संसाधन जो है बचेगा। हर चीज को एक एक करके बेचे जा रहे हैं। एजुकेशन को लेकर क्या सोच रहे हो? बेशक जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है पूरी तरह से छात्रों के विरोध में है। तो ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं बिना जनता से पूछे। जनता क्या चाहती है, ये अपने एजेंडे, मुझे लगता है इनको रात को कोई सपना आता है ऐसा करना है तो सुबह उठ के घोषणा हो जाती है। ऐसे अनाड़ी लोग भर रखे हैं इन्होंने, जिनका कोई जो थिंकिंग है, जो थिंकर होना चाहिए, जो सही मायनों में जनता के प्रति सोच होनी चाहिए या जवाबदेही होनी चाहिए, वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। शिक्षा का हाल ऐसा है कि प्राइवेटाइजेशन को तो बढ़ावा दिया जा रहा है। जो सरकारी प्रबंधन को बेस्ट करना चाहिए
उसको हम तो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं और आज अपने देश को, अपने समाज को अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हमारी चिंता उसके प्रति है, हमारी जवाबदेही अपने लोगों के प्रति है। तो जो प्राइवेट स्कूलों की इमारतें पत्थरों की खड़ी कर दी हैं, एसी हॉल कर दी हैं, उससे अच्छा विचार नहीं आएगा। अच्छा विचार तब आएगा जब अच्छी सस्ती सुरक्षा और सस्ती शिक्षा दोगे। आप एक डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा गांव का, लेकिन उसका 1 करोड़ रुपया डोनेशन उसमें जाता है, तो वो दे पाएगा क्या? लेकिन उसमें वो काबिलियत है आगे बढ़ने की, पढ़ने की, लिखने की, अपना बेस्ट देने की। उसको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उसको संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। जब शिक्षा महंगी हो गई तो क्या आम जन के बस में है क्या? वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे? और महंगाई की बात कर लीजिए ना, सुबह बहनों से पूछ लीजिए, सुबह चाय के प्याले से लेके रात के खाने तक क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको। खाने पीने पर भी जीएसटी बढ़ा दी ना? बिल्कुल, जीएसटी तो बढ़ाई है, हर चीज पे बढ़ाई है। तो साथ में ये है कि वो घर चलाना मुश्किल हो गया। वो बच्चों को पालेंगे, दवा दिलाएंगे, सामाजिक जिम्मेदारी निभाएंगे, हर हाथ को काम की बात करता है, लेकिन हर हाथ में काम नहीं है। जो था कोविड के दौरान वो भी छीन लिया गया। लोग लाशें तैरती हुई इनको बनारस में और गंगा में अच्छी लगती हैं, भाती हैं। सड़क पे पैदल चलते परेशान फटे हाल लोग इनको अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके लिए प्रबंधन करना, उनके नाम पे रेवड़ियाँ खाना, बांटना नहीं, खाना, वो इनको अच्छा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के नाम पे महल खड़े करना अच्छा लगता है जनता की गाड़ी कमाई से। इनके पास पैसा कहाँ से आया? हाँ, तो आप ऐसी हरकतें करते हैं जो जनता के विरोध में है। तो इसलिए जनता सब समझ रही है और देख रही है दबा के। बहुत सालों तक तो हिटलर भी नहीं चल पाया। ये किस खेत की मूली है? सरकार जो बैठी है इस टाइम केंद्र में, मोदी जी बैठे, अमित शाह बैठे, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं सभी लोगों के साथ, जो कि सभी सड़कों पे उतरे, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा कर क्यों रहे हैं? सारी नौकरियों को ठेकेदारी में लेके आ गए। कर क्या रहे हैं ये तो यही जाने ना। मैं तो ये कह रही हूँ, इनको रात को सपना आता है। कुछ तो आपको लगता होगा कि ये देश का ये बेड़ा करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, क्या लगता है? ये इस देश को मटिया मेट करना चाहते हैं। बार बार विश्व गुरु और हिंदूवाद की बात करते हैं। हिंदू लोगों के दिलों में है, वो दिखावे से नहीं है। कभी गौ माता का एजेंडा ले आते हैं, कभी मंदिर का एजेंडा ले आते हैं, कभी वोट की खातिर पुलवामा कर देते हैं, कभी वोट आती है तो हिजाब का मुद्दा उछाल देते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं, कभी सीए एनआरसी ले आते हैं, ताकि जनता में उथल पुथल मचती रहे और ये अपना उल्लू सीधा कर लें। इसीलिए देश के किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है उसका पब्लिक सेक्टर। तो उसको एक एक करके नीलाम कर दिया, बेच दिया इन्होंने, तो देश कैसे चलेगा भाई? तो वो जो भव्य मंदिर बनाया वो कटोरा लेके बैठने के लिए बनाया इन्होंने। राम मंदिर बनाया, कटोरा देखने के लिए भव्य मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर है, तो वो कटोरा भीख के लिए लोग जनता के हाथ में देंगे ये लोग। जब रोजगार नहीं रहेंगे, एक किसी सार्वजनिक उपक्रम को अगर खत्म किया जाता है, बेचा जाता है, प्राइवेट हाथों में दिया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके कितने कर्मचारी बेरोजगार होते हैं। मान लीजिए 10,000 कर्मचारी हैं, तो वो 10,000 घरों की तो रोजी रोटी छिन गई ना। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहती, कई जगह पे तो 75 हजार कर्मचारी हैं। रेलवे के अंदर कितने हैं पूरे देश के अंदर, बीएसएनएल के अंदर कितने हैं। तो इन्होंने अडानी अंबानी के साथ अपने याराने निभाने के लिए जिस तरह से मटिया मेट कर रहे हैं देश को, तो देश कभी माफ नहीं करेगा और आने वाली पीढ़ियां उसका कितना नुकसान उठाएंगी ये हम सब जानते हैं। अच्छा, जो हर घर तिरंगा की जो नीति भी शुरू की है मोदी जी ने, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो उनका एक राजनीतिक फंडा है। तिरंगा क्या हम लोग पहले नहीं फहराते थे? मुझे तो याद है, हम तो अपने बचपन में भी अपने स्कूलों की तरफ से गांव में सुबह उठ के रैली पर बात फेरी निकाला करते थे। तो तब तो हमको इस तरह के बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो आप पढ़ाई लिखाई और शिक्षा की किताबों से तो आप भगत सिंह से लेके गांधी जी तक को निकाल रहे हो। फिर तिरंगे कभी स्वच्छ भारत के नाम से सिर खाली चश्मा इस्तेमाल कर रहे हो, और अब तिरंगे का फंडा लेके आए हो। तिरंगा हमारा है और ये अपने दफ्तरों के अंदर तिरंगा नहीं फहराते,
ये इनकी जो जननी है आरएसएस, वो अपने दफ्तर के अंदर उन्होंने आज़ादी के 75 साल तक कोई तिरंगा नहीं फहराया। ये दोहरी नाक वाले लोग हैं। हरिशंकर परसाई की जो कहानी है बिल्कुल सही कहा है, दोहरी नाक वाले लोग हैं, सुनाओगे? कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, है ना। तो इसीलिए इनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हर बात में राजनीति देखते हैं और अपने आप को कैसे बनाए रखना है, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। वो अपने बुनियादी सवालों की बात ना करें, वो भूखमरी की बात ना करें, लोग गरीबी की बात ना करें, लोग रोजगार की बात ना करें, लोग अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की बात ना करें। तो उनको ऐसे मुद्दों में उलझाए रखिए ना, क्या बिगड़ता है। हिजाब के नाम पे आधे हिंदू बन गए, आधे मुसलमान बन गए। ऐसे तिरंगे के नाम पे एक बार फिर हाईलाइट कर दो, जैसे तिरंगा इन्होंने पैदा किया है। मालूम है इन्होंने माफियां मांगी हैं आजादी के आंदोलन में। इन्होंने तो वीर सावरकर, इनके 100 पता नहीं काहे के वीर थे, माफी मांगकर जेल से बाहर आए हैं। कुर्बानियां तो हमारे शहीदों ने दी है, शहादत दी है, तो हम जानते हैं उस तिरंगे का महत्व क्या है। ये क्या जाने, ये तो झूठे लोग हैं और इसीलिए मैं कहती हूँ कि दोहरी नाक वाले लोग। तो ये थे सारी महिलाएं, आप देख सकते हैं इनके हाथ में बोर्ड भी है, लिखा है इस बार महिला आरक्षण बिल पास कराना है, पितृसत्तात्मक सोच को हराना। दूसरा जन जन की आवाज़ सुनेंगे कब तक संसद में महिला बिल पास होगा, और वायदा करके भूल जाना बीजेपी का खेल पुराना। ये सारी महिलाएं थी जो एक आरक्षण मांग रही है पार्लियामेंट के अंदर, और 50% आरक्षण महिलाओं का मांग रही है। महिलाओं ने भी काफ़ी सारी बातें, आज जो देश के अंदर हालात बने हुए, जो विचारधारा चल रही है, विचारधारा को लेकर भी इन्होंने काफ़ी चर्चा की है। बहुत सारी चीज़ें बताई, महंगाई को लेकर भी इन्होंने बातें की। जो तिरंगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा यात्रा शुरू की है, जो 15 अगस्त, 14 अगस्त और 13 और 12 अगस्त तक तो जो 4 दिन है तिरंगा, हर घर तिरंगे का जो इन्होंने ऐलान किया, हर तिरंगे, दुनिया भर के तिरंगे बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी जो इन्होंने ऐलान किया, उन बातों को लेकर भी जो है इन महिलाओं ने पोल खोल दी। और ये तिरंगा जो सम्मान यात्रा थी, महिलाओं ने एक तरह से बीजेपी का झूठा चेहरा बनाया। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए।